सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। कुरुक्षेत्र में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती पर कार्यक्रम, सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, महाराज ने जाति धर्म से ऊपर उठकर दी मानवता की सेवा की शिक्षा। चंडीगढ़ में हुई स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 8वीं बैठक, सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वाइल्ड लाइफ संरक्षण को मजबूत करने की दिशा दिए निर्देश। हिसार में आवारा कुत्तों का आतंक, सेक्टर 16-17 में स्कूटी सवार युवती पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई हमले की वारदात। पलवल में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान, अवैध पार्किंग और खराब गाड़ियों को हटाने की हो रही कार्रवाई, धुंध में हादसों पर लगाम लगाने के लिए अभियान। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार उसमें जो है एनआईए लगातार सर्च अभियान चला रही है, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज के मसले में आज चर्चा अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बात करेंगे। फरीदाबाद में आतंकी मुजम्मिल और शाहीन शहीद और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में कार्रवाई लगातार जारी है और इसी क्रम में प्रशासन ने एनआईटी नेहरू ग्राउंड स्थित केमिकल की 2 दुकानों को सील कर दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, केमिकल की 2 दुकानों को सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान बड़कल एसडीएम त्रिलोक चंद और कोतवाली थाना प्रभारी श्री भगवान मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने दुकान से मिले दस्तावेज और सामग्री की जांच की तो बताया जा रहा है कि इन दुकानों से ऐसे केमिकल की सप्लाई की आशंका है जिसका इस्तेमाल किसी अवैध गतिविधि में किया जा सकता था। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले में सतर्कता बरतते हुए लगातार जांच को आगे बढ़ाए हुए हैं। कड़ियों को एक दूसरे कड़ियों से जो है जोड़ते हुए उस मास्टरमाइंड तक जाने की कोशिश में लगातार एजेंसियां यहां पर छानबीन में जुटी हुई हैं। सारे पहलुओं को समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में जो है दिल्ली से सटे फरीदाबाद में इतना विस्फोटक पदार्थ आखिर पहुंचा कैसे, आखिर इनकी जो है टारगेट टेरर जो आतंक मॉड्यूल था वो उसका टारगेट क्या था, कहां से जो है ये ऑपरेट हो रहा था, किस तरीके से जो है ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी में यहां पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी का सहारा लिए हुए थे, कैसी गतिविधियां यूनिवर्सिटी की थी, कैसी इन डॉक्टर्स की जो है इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में अगर बात की जाए तो किस तरीके की गतिविधियां थी, आखिर कौन और भी जो है लोग हैं जो इनसे जुड़े हो सकते हैं, जो इन्हें पनाह दिए हुए थे। ऐसे में आज मसला में सानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पैनल मतलब इस बार बातचीत करने के लिए जुड़ेगा, लेकिन कुछ सवाल मसला में कि आखिर बिना लाइसेंस के इतने खतरनाक केमिकल खुलेआम कैसे बिक रहे थे, किसकी लापरवाही थी, यह समझने की कोशिश करेंगे। जब इन पर कार्रवाई हुई तो 2 दुकानों को सील कर दिया गया। आशंका है कि उनकी जो है ऐसी गतिविधियों में शायद हो सकता है इस्तेमाल किए जा सकते हो, तो इसको देखते हुए 2 दुकानों को सील किया गया है। यानी कि जो आतंक की फैक्ट्री चल रही थी उससे जुड़े हुए कहीं ना कहीं ये केस में खुलेआम आखिर कैसे जो है बिक रहे थे। क्या इलाके में और भी दुकानें बगैर लाइसेंस के संवेदनशील केमिकल बेच रही हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी या मामला सिर्फ 2 दुकानों तक सीमित रहेगा? अगर 2 आतंकी डॉक्टर महीनों तक आसानी से केमिकल खरीदते रहे तो नजरदारी और इंटेलिजेंस की मॉनिटरिंग कहां थी? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ एक पैनल इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहा है। उनका सीधा रुख करते हैं और परिचय कराते हुए जो है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रविंद्र सिंह प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और विकास मेहता प्रवक्ता एनएलओ की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है विकास जी आपका ही। और भूपेंद्र सिंह, सबसे पहले जो है चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं और जानने की कोशिश की, अभी तक 2 दुकानों को सील किया गया है,
क्या जो है जिस तरीके से और कार्रवाई आगे बढ़ती है, तो क्या ऐसी और दुकान और ऐसी और शॉप जो है यहां पर मिल सकती है जहां से इस तरीके की केमिकल जो है मिल रहा था, बेचा जा रहा था? किस तरीके का लाइसेंस था इनके पास और क्या अनुमति थी ऐसे केमिकल को रखने की और बेचने की? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, उनके जो भी नोटिस में आएगा, जो भी जरूरी होगा, अगर और भी से कोई संदिग्ध होगा तो उसको भी सील करने का काम होगा। जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात है वहां किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता और ये सारी चीजें जरूरी हैं और जो भी एहतियाती तौर पर जो भी कदम उठाने होंगे वो सरकार कदम उठाएगी। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनका काम है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसमें चाहे 10 दुकानें हों, 5 हों, जिस पर भी शक होगा, जिसको भी ये लगेगा कि इसमें संलिप्तता हो सकती है तो उसको सील भी होगा और उनको पूछताछ के लिए भी लिया जाएगा। आखिरकार दिल्ली से सटे जो है फरीदाबाद में इस तरीके की बड़ी मात्रा में केमिकल पहुंचना, बड़ी मात्रा में जो है विस्फोटक सामग्री बरामद होना और डॉक्टरों की जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी की पनाह मिलना, ये अपने आप में संदेहास्पद तो है ही, लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए, अस्मिता के लिए भी जो है खतरा है। लगातार इस तरीके की गतिविधियां होती रही, आराम से जो है सामाजिक लोग, यानी हम लोगों में से ही वो लोग थे जो अच्छी से सैलरी पा रहे थे, अच्छे से जो है लाखों में उनका पैकेज था, और ऐसी जो है गतिविधियां भारत को ही निस्तेनाबूद करने की कोशिश और उनका टेरर मॉड्यूल ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये जो जड़ें हैं वो हमारे समाज के भीतर तक घुसी हुई है। रविंद्र सिंह जी, देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें समझनी है, जो सब्सटेंस यूज है, बड़ा कॉमनली यूज सब्सटेंस है अमोनियम नाइट्रेट जो था, जैसा कि मीडिया से पता लगा है या फिर हमारे पास में कोई ज्यादा जानकारी इसके अलावा नहीं है, तो बड़ा कॉमनली यूज सब्सटेंस है जो कि किसान यूज करते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज करते हैं और इसके अलावा जो जैसे माइनर जो एक ब्लास्टिंग साइट्स होती है जहाँ पे माइनिंग चलती है वहां पे जिसका इस्तेमाल होता है, खेतों में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो बहुत इजीली अवेलेबल एक आइटम है जिसके अंदर कभी किसी प्रकार की रोक या कभी किसी के प्रकार का उसके ऊपर कभी शक नहीं किया गया। हाँ, ये एक बड़ी देखने वाली बात है कि इस मटीरियल का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कई जगह पे ब्लास्ट करने के लिए पिछले कुछ दिनों में रिसेंट टाइम्स में इस्तेमाल हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इजीली अवेलेबल होने वाला जो एक सब्सटेंस है जो कि किसानों के लिए या फिर एक माइनर जो ब्लास्टिंग की साइट है उसके अंदर इस्तेमाल होता है, खेतों के अंदर इस्तेमाल होता है, अब उसके ऊपर किस प्रकार की रोक लगाई जाए या उसको कैसे लाइसेंस या किसी प्रकार से जोड़ा जाए ताकि उसका इस प्रकार का इस्तेमाल ना हो। हाँ, ये एक बड़ा संदिग्ध मामला कैसे बनता है कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को लगातार जमा किया गया, एक दुकानों से लिया गया और उसके बाद में भी जो है कहीं भी किसी भी जगह सिक्योरिटी एजेंसी उस चीज को पकड़ नहीं पाई, एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से इनको एक ऐसा तो माध्यम बनाना पड़ेगा कि जो भी एक आपकी शॉप्स है जहाँ पे मिलता है, अवेलेबल होता है, उनको रेगुलर जानकारी देनी चाहिए जो है कि भी कौन परचेजर इसको लेकर के गए, कहाँ से लेकर के गए, कहाँ इसका इस्तेमाल करेगा, ताकि जानकारी यदि एक मेंटेन की जाए कहीं रजिस्टर के तहत एक सेंट्रल उसके अंदर तो इसको पकड़ में आ सकता है। अदरवाइज अमोनियम नाइट्रेट को कोई इस्तेमाल से रोकना असंभव है किसी प्रधान देश के अंदर। जी, असंभव है, लेकिन अब तो ये एजेंसियां सतर्क हैं और मुझे लगता है कि ऐसे जो है अब इसको लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता है कि किस तरीके से यूज हो रहा है या फिर कितना लिमिटेड जो है यूज हो रहा है, कहां लाया जा रहा है, क्योंकि अब इस तरीके की जो एक्टिविटी यहां पर देखने को मिली है और उसके बाद धमाका जब जैसे ही जो है जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद यानी हरियाणा पुलिस ने जो संयुक्त ऑपरेशन के साथ जो है 2900 केजी के आसपास जो अमोनियम नाइट्रेट यहां से बरामद हुआ, उसके कुछ चंद घंटों के बाद में लाल किले के आसपास जो रेड लाइट पर धमाका होता है मेट्रो गेट नंबर 1 पर और उसके बाद दिल्ली दहल जाती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं एजेंसियां सतर्क मोड पर एक्टिवेट होती हैं और जो है जब समझने की कोशिश करती हैं, इनको जो है टेरर मॉड्यूल को जो है समझने की कोशिश करती है, तो तार जो है दूर दूर तक निकलते हुए नजर आते हैं। विकास मेहता। हाँ जी,
देखिए, इस मामले में मैं हरियाणा सरकार जो है वो बिल्कुल दोषी है और फेलियर है ये। हम हरियाणा सरकार का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो इंटेलिजेंस जो जितने भी विभाग हैं हरियाणा पुलिस से जुड़े हुए, बिल्कुल जैसे हमारे बड़े भाई रविंदर सिंह ढोल जी कह रहे थे कि ये बिल्कुल कि इतना कुछ विस्फोटक सामग्री जो थी वो इकट्ठी करते रहे और इतनी बड़ी योजना उन्होंने बना ली कि देश की राजधानी के अंदर इतना बड़ा उन्होंने विस्फोट कर दिया। तो हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल फेलियर रही है इस मामले में। ये वाली बात भी समझनी होगी यहाँ पर जो रविंद्र जी ने कहा, विकास जी, कि ये तो जो है अमूमन खेती किसानी में यूज होने वाला प्रोडक्ट है और ये तो यूज होगा। अब कौन कैसे जो है इसका इस्तेमाल करता है ये अलग बात है, ये अलग विषय है। जी, वो मैं वही उसी बात पे आ रहा था। मैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उनकी प्लानिंग थी वो एक यूनिवर्सिटी में बनी, किस तरीके से ये सब होता रहा। तो हमारी जो CID है, जो इंटेलिजेंस है, IP है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो बिल्कुल जिम्मेवार है। और अभी इसके अलावा एक थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि सिरसा जिले में भी एक महिला थाने के ऊपर एक ग्रेनेड फेंका गया। उसमें भी पुलिस का फेलियर रहा कि किस तरीके से पाकिस्तान से जो लिंक था उन लोगों का जो पकड़े गए। तो इस तरीके से मैं तो यही कहना चाहूंगा पार्टी की तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, कि हरियाणा सरकार को मॉनिटरिंग करनी चाहिए एक बार। इस तरीके की जो गतिविधियां पूरे स्टेट में जो जहां भी चल रही हैं, तो इस तरीके को जो IP है, जो CID है, उसे एक्टिवेट करना चाहिए। पूरे तरीके से उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थोड़े थोड़े समय बाद। सिक्योरिटी के मामले में हमेशा जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। नहीं, सतर्कता किस तरीके से आएगी ये भी तो जो है बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए वो जो लोग थे जिस मानसिकता के साथ में काम कर रहे थे, यहाँ डॉक्टरी अपनी डिग्रियों के साथ साथ इस तरीके की जो एक मैन्युफैक्चरिंग वो अपने इस तरीके से आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाली चीजों को, सामग्रियों को बनाने की जद्दोजहद में जुटे हुए थे। लेकिन ऐसी जो मानसिकता के साथ में पनाह दी जा रही है, कहीं ना कहीं समाज में लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आसानी से जो है उन तक पकड़ बनाई जा रही है, जिससे कि इनको जो है मौका मिल रहा है इतनी अंदर तक घुस के आने का, और रह रहे हैं। देखिए कब से रह रहे होंगे, ये एजेंसियां अभी जो है इस पर खुलासा करेंगी, क्या कुछ कहानी बनी। जी देखिए, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि इस मामले में हमें जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, उसे एक बहुत सतर्कता से, एक बढ़िया तरीके से इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी कि ऐसी गतिविधियां और कहाँ हो रही हैं और कैसा, जैसे अभी इन लोगों ने किया तो ऐसा और जगह भी हो सकता है, जैसे सिरसा में हुआ, तो ऐसी घटनाएं कल को भी आगे आ सकती है। तो हमारी तो यही मांग है कि सब तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसको एक्टिवेट करना चाहिए। चलिए ठीक है, भूपेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप? जो है कहीं ना कहीं ये जो सुरक्षा थी वो ब्रीच हुई, यहाँ पर एजेंसियों में जो है कहीं ना कहीं तालमेल ना होना, समन्वय न होना, चूंकि स्टेट एजेंसियां और जो है केंद्र की एजेंसियां दोनों को जो है आपसी तालमेल के साथ में जो इनपुट्स मिलते हैं उस पर जो है कहीं ना कहीं खरे न उतरना। भूपेंद्र जी, क्योंकि ये बेहद ही गंभीर विषय है, जिस तरीके से चिकित्सक के पेशे में और घुसपैठ कर स्लीपर सेल तैयार करना पाकिस्तान का हो सकता है कि नया टेरर मॉड्यूल का जिस हो सकता है, आतंकवादियों का, आतंकी संगठनों का नया जो है ये जो तरीका हो कि किस तरीके से आप जो है स्लीपर सेल कहां पर बनानी है, किस तरीके से घुसपैठ करनी चिकित्सा क्षेत्र में। भूपेंद्र जी आवाज मिल रही है मेरी आपको? भूपेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? ठीक, वापस लौटता हूं मैं आपके पास में। रविंद्र जी, स्लीपर सेल जिस तरीके से काम करती है, किस तरीके से, देखिए एक व्हाइट कॉलर, यानी कि ये जो जिस तरीके से डॉक्टर्स हैं, जो जनता, जो देश की जो लोग हैं, जो यहाँ पर उनसे ये अपने परामर्श लेने जाते हैं, वो उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन वहां पर जान देने वाला जान लेने लग जाए तो किस तरीके का जो है विश्वास लोगों के बीच में, जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में पनपेगा। और क्या एक नया तरीका इस बार इजाद किया गया जिससे कि आसानी से जो है धमाके, आसानी से टारगेट हिट किए जा सके?
हाँ, ये जो स्लीपर सेल की जो कंसेप्ट है, ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स के साथ ही जुड़ी हुई है। ये लोग जो आम जनता के साथ में रहते हैं, आम लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन उसके बाद में जो है इस प्रकार की हरकतें करने का काम करते हैं अपने आशाओं की कहने से। तो इनका जीवन यापन से आप कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस प्रकार के लोग हैं। हाँ, ये सच्चाई है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है। वो लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। यदि डॉक्टर के पेशे के अंदर इस प्रकार का व्यक्ति जाकर हो तो एक बहुत गंभीर है, बहुत अति एक संवेदनशील बात हो जाती है, जिससे एक बहुत बड़े एक मैं कहता हूँ कि क्षेत्र का बहुत बड़े एक अपनी आबादी का जो है इससे सिस्टम से ट्रस्ट टूटता है। और उसके बाद इस प्रकार की यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं कि आपने गैर कानूनी तरीके से फंड को डाइवर्ट किया। ईडी की बातें रेड पड़ती है, पता लगता है 500 करोड़ का एक बहुत बड़ा एक फंड का डाइवर्जन किया गया इस यूनिवर्सिटी से। तो इतना बड़ा पैसा इस यूनिवर्सिटी के अंदर इन्वॉल्व है, इतने ज्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। एक बड़ी सरप्राइजिंग और बड़ी हैरानी वाली बात है कि एक इतना बड़ा मॉड्यूल जो है सुरक्षा एजेंसियों के इतना लेट पकड़ में आया कि जिस दिन उन्होंने वहां पे रेड करने का काम किया उसी दिन ब्लास्ट हुआ, सेम डे। हालांकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एटलीस्ट सुरक्षा एजेंसी कम से कम सूनर और लेटर उनको पकड़ उस मॉड्यूल को तोड़ने में एक तरीके से कामयाब रही, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। अगर वो अरेस्ट ना करते हो सकता है कि इससे भी ज्यादा गंभीर जो है पैदा हो सकती थी। देखिए आपको याद होगा ब्लास्ट का दिन था, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट के एक सुरक्षा एजेंसियों के पास में तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंसेस नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। तो लगातार 2 से 3-4 घंटे इसी बात में चर्चा चलती रही कि आरडीएक्स है, क्या है, सीएनजी तो नहीं है, नेचुरल ब्लास्ट तो नहीं है, तो क्या है क्या नहीं, किसी को पता ही नहीं था। इस प्रकार का मॉड्यूल जनरेट करना एक इतने इजीली अवेलेबल सब्सटेंस से, इस तरह के बहुत सारे सब्सटेंस है मार्केट के अंदर, तो ये कहना है सब्सटेंस थोड़ी है। तो इस तरह के बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनसे इस्तेमाल करके इस तरह की चीजें बनाई जा सकती है। यदि कॉमनली यूज चीजों से इस प्रकार की चीजें बन सकती है और एक व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, एक बहुत रिस्पेक्टेड पेशे वाला व्यक्ति इस तरह की चीज कर सकता है, तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इस तरह के सिस्टम को, मॉड्यूल को भ्रष्ट करके आगे कल को जो है इस देश के अंदर इस प्रकार की कोई आपदा विपत्ति दोबारा ना आए, इस चीज को रोकने की। मेरे हिसाब से इनको एक लगातार इस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा और लोगों के अंदर इस प्रकार की चीजें लेकर के आनी पड़ेगी। अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत बनाना पड़ेगा। हमारा एक दुर्भाग्यपूर्ण एक बड़ी स्थिति है, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में मुखबिर हुआ करते पुराने टाइम में, आपको ध्यान होगा, हमारे एक तरह हम बचपन से सुनते हैं एक मुखबिर होते थे, एक ऑफिशियल एक डेजिग्नेशन होती थी जो गांव के अंदर क्षेत्र में लोगों के अंदर रह करके आम जनता के बीच में पुलिस को विभाग को सूचनाएं देने का कार्य करते थे। ये जो मुखबिर नेटवर्क है, जब से टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो ये नेटवर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कम से कम सिविलियन पुलिस के अंदर से समाप्त हो चुका है। हाँ, रॉ और आईटी के अंदर इस प्रकार के लोग जरूर रहे होंगे, लेकिन वो भी इस लेवल तक इस तरीके से नहीं है। टेक्नोलॉजी के ऊपर अधिक डिपेंडेंसी के कारण भी इस तरह की चीजें होती है। मेरे हिसाब से एक मैनुअल जो मुखबिरी का एक नेटवर्क था जो पुराने समय में इस्तेमाल होता था, लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा, जब ये टेक्नोलॉजी थी नहीं, उसको एक्टिवेट करने की भी। लेकिन ये धमाके, अगर धमाकों पर नजर डालें तो इससे पहले भी अगर देखा जाए तो मुझे याद आता है कि किस तरीके से 1993 से अगर शुरुआत की जाए मुंबई सीरियल ब्लास्ट, उसके बाद 2001 संसद, मुझे याद आता है संसद हमला, 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट, उसके बाद 2007 में 2 हैदराबाद और वाराणसी जैसी जगह पे, 2008 की बात की जाए तो 2008 में भी जो है ब्लास्ट हुआ। लगातार निरंतर रूप से जो है इस तरीके के धमाके, और अगर स्ट्राइक करनी है, भारत सक्षम है पूरी तरीके से घर में घुसकर मारने के लिए, घर में घुसकर जो है इलाज करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है। लेकिन अगर जो भारत के भीतर जो है, घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं और जो उनको पनाह दे रहे हैं, जो उनको जो है रख रहे हैं, जो उनको यहीं से जो सारी चीजें इनपुट्स दे रहे हैं, तो उनका इलाज कैसे संभव हो? मैं ये कह रहा हूँ इनका इलाज एक ही तरीके से संभव हो सकता है। ये जो नेटवर्क है जो उसके अंदर हमारे जो है एक बीच में इनको तोड़ करके इनको आपस में अलग किया जाए। बहुत जरूरी है कि इनके हैंडलर्स को और जो है आपके इनको बीच में से तोड़ा जाए। इनको तोड़ने के अलावा हमारे पास में तो बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। और इस प्रकार के सब्सटेंस जो है, जो सब्सटेंसेज इस तरह के जनरल यूज वाले, क्योंकि आरडीएक्स आसानी से कनेक्ट जो आपने चीजें बताई है ये आरडीएक्स से होती थी, तो आरडीएक्स का अवेलेबिलिटी
पुलवामा में तो मेरे हिसाब से एक लंबे समय के बाद में देखने को मिला था, इतने बड़े लेवल पे इस्तेमाल हुआ था आरडीएक्स का। आरडीएक्स का मिलना, आरडीएक्स को इम्पोर्ट करना, आरडीएक्स को लेकर के आना, स्मगल करना, इस्तेमाल करना आसान नहीं है। लेकिन जो इस तरह की इजिली अवेलेबल चीजों से जो ब्लास्टिंग के मटेरियल तैयार किया जाता है, इस तरह की चीजों के ऊपर, इनको खरीदने वालों के ऊपर कहीं ना कहीं एक नेटवर्क बना करके, तंत्र बना करके एक सूचना नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा कि एक बड़े लेवल पे इस तरह की चीजें जो कोई व्यक्ति खरीदता है। अब ये किसान के लिए मान लीजिए अमोनियम नाइट्रेट से करेगा, एक एकड़ में इस्तेमाल करेगा, थोड़ा बहुत जितना भी इस्तेमाल करेगा लेकर के आएगा, यूरिया इस्तेमाल करेगा, यूरिया से ही बनता है तो उससे ही बनता है, तो इस तरह की चीज इस्तेमाल करेगा तो उसमें बहुत ज्यादा संदेह नहीं। आप उसके ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर लेंगे कि वो फार्मर है, उसका फॉर्म जो है वो ये मंडी पे अपनी जमीन है उसकी है। लेकिन एक डॉक्टर के लिए अमोनियम नाइट्रेट की इस्तेमाल करने की चीज नहीं। मैं वकील हूँ, मान लीजिए को वकील जाकर के अमोनियम नाइट्रेट के बड़े लेवल पे खरीदारी करता है 20, 25, 30, 40 बोरे, तो एजेंसी को या उस व्यक्ति को उसी टाइम पे संदिग्ध हो जाना चाहिए कि ये कैसे लेकर के जा रहे हैं, इससे क्या जरूरत है। और यदि मैं लगातार रोज भी रोज लेकर के जा रहा हूँ, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो ये नेटवर्क जो है ना तभी टूटेगा जब आप इन लोगों को, जो इसके सेलर है, चाहे बल्क सेलर है, चाहे नॉर्मल रिटेल सेलर है, इनको अपने कॉन्फिडेंस से लेकर के वहां पे उनको ये बूस्ट किया जाए कि जहां भी जैसे भी इस बड़े लेवल पे इस प्रकार की किसी भी आइटम की एलिमेंट की खरीदारी हो तो कृपया करके वो बताया जाए। देखिए उम्मीद है और कुछ नहीं कर पाएंगे। कनेक्ट हो रहे हैं दोबारा से, मुझे ऐसा जानकारी मिल रही है। भूपेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है। भूपेंद्र जी, इस तरीके की जो है गतिविधियां लगातार फरीदाबाद में होती हैं और लगातार जो है इतनी बड़ी मात्रा में जो है हमने देखा कि किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट, लेकिन यहाँ पर जो है रविंद्र जी कह रहे हैं कि देखिए ये तो अमूमन जो है किसानी खेती के लिए तो हर दुकान पर जो है उपलब्ध होता है, बशर्ते आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, खेती में कितनी जो है मात्रा में आपको लेना है, किस तरीके से जो है किसानी खेती में जो है आपको यूज करना है। लेकिन बड़ी मात्रा में मुझे नहीं लगता कि एक साथ जो है इतनी बड़ी मात्रा में जो है ये डॉक्टर्स वहां से जो है इसे खरीद के लेके आए होंगे। धीरे धीरे ही जो है कब से जो है ये अपने इकट्ठा कर रहे होंगे और अपने टारगेट को अंजाम देने के लिए। लेकिन इस पर अंकुश लगाने के लिए जिस तरीके से हमने बात की विकास जी से, रविंद्र जी से, दोनों ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से देखिए ये यहाँ पर इतने दिन से यहाँ पर ये सारी गतिविधियां हो रही थी, इंटेलिजेंस इनपुट्स कहाँ थे, ये आपकी स्लीपर सेल कहाँ थी, किस तरीके से जो है क्या कोई इनपुट नहीं मिला, आपने उस पर कार्रवाई की, पर्दाफाश किया, उसको जो है ऑपरेशन के माध्यम से इतने बड़े मात्रा में जो है आपने यहाँ पर मैगजीन से लेके अगर मैं बात करूं और ये आपने अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा, उसके चंद घंटों में जो है दिल्ली में धमाका हो जाता है। और फिर जो है और धमाके की भी बात कही जाए, अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा पदार्थ है कि जिसे जो है तापमान की आवश्यकता होती है उसको जो है विस्फोट करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए तकरीबन 170 जो है ऊपर जो है वहां पर जो है आपको तापमान पैदा करना होता है, आपको डेटोनेटर के माध्यम से जो 170 से ऊपर जो है तापमान। और यहां पर इतनी बड़ी मात्रा में चूक कहां हुई सर? किस तरीके से अब एजेंसियां काम कर रही हैं और जनता के बीच में कैसे विश्वास जा पाएगा, कैसे जो है सकारात्मक सोच लोगों के बीच में जाएगी कि हम सेफ हैं, और कैसे जो है इस लोगों के जो ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, युवाओं के जो ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, उनको जो मदद पहुंचाई जा रही है, उन पर किस तरीके से लगाम लगाने की प्लान? देखिए कोई इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं है, क्योंकि ये यूरिया जो है आम किसानों के दूसरी जगह भी यूज होता है और इसके लिए सरकार ने पॉलिसी भी बनाई हुई है कि ये उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से या जिनको लाइसेंस दिए हुए हैं उनके माध्यम से ये सारा सप्लाई होता है। लेकिन कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग भी करते हैं और अनऑथराइज तरीके से भी इसको सेल करते हैं और वो अपने लालच में इसमें आके फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई मिली भगत थी या दूसरी बातें थी, लेकिन उनको जब उनके पास लाइसेंस नहीं है उनको जांच करके आगे उसको देना चाहिए था कि आपको कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना है। और ये तो कोई फेलियर नहीं होता, क्योंकि किसी का पता नहीं होता मकसद का। और एक इतने बड़े पोस्ट पर डॉक्टर जो लोगों को जीवन देने के लिए कहते हैं भगवान का दूसरा रूप होता है, वो इस किस्म की गतिविधि हो तो उस पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन एक और भी बात है, सरकार जब सख्ती करती है तो जो विपक्ष के लोग हैं वो कोई धर्म की बात करने लग जाते हैं, कोई दूसरी बात करने लग जाते हैं। लेकिन सरकार हमारी कृत संकल्प है कि इस किस्म के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए हमें जितने सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे और जनता में विश्वास बहाल करना ये हमारी। ठीक है भूपेंद्र जी, समय मुझसे इससे ज्यादा जो है आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रविंद्र सिंह जी, विकास मेहता जी, भूपेंद्र जी, आप तीनों ही मेहमानों का मसला में जुड़ने के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लगातार एजेंसियां चौकन्ने तौर पर जो है
सर्च ऑपरेशन के माध्यम से इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। आखिरकार एजेंसियों के हाथ क्या लगता है, मास्टरमाइंड तक किस तरीके से जो है इस पूरे टेरर मॉड्यूल को जो है यहां पर निस्तनीभूत करते हुए यहां पर दिखाई देंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।